दोस्तों अगर रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो डीआरडीओ को जो अभी अल्टीमेटम मिला है वैसा अल्टीमेटम शायद पहले कभी ना देखा गया हो। यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से डीआरडीओ को कह दिया गया है कि आपके पास में 1 जनवरी 2026 तक का टाइम है। जो रिफॉर्म्स ड्यू हैं पिछले 2 साल से आप उनको इंप्लीमेंट कर दो। अदरवाइज फिर उसके बाद में एक्शंस जो होंगे वो शायद अनप्रेसिडेंटेड हो सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि एक क्लियर सा मैसेज दे दिया गया है डीआरडीओ को, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी प्रीमियर डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और वहां पर जो चेंजेस हैं उनको लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक तरफ जहां पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इंपोर्ट पे हमारे डिपेंडेंस है उसको हम रिड्यूस भी कर दें। तो ऐसे में देखो 68वां फाउंडेशन डे आने वाला है डीआरडीओ का जनवरी 1 2026 को। तो बोला इंस्टीट्यूट को रिफॉर्म में ला दिया जाए, रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए, जिससे कि जो हमारी टाइम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी प्रोडक्शन को हम अप टू द मार्क कर सकें और हमारे प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज्यादा डेवलप कर सके। तो यहां पर हमारे लिए पूरी डिटेल में जानने की जरूरत है कि किस कमिटी ने कैसे रिकमेंडेशन दी है और कहां कहां पर रिफॉर्म्स यहां पर इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो डिटेल में जानेंगे, देखना एक एक करके। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और जो लोग भी देखो 2027 का टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए संकल्प 5.0 और 4.0 दोनों रन कराए जा रहे हैं। इनमें आपको जीएस फाउंडेशन कोर्सेज दिए जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा डिटेल में प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से। बस आपको करना क्या है, देखो यहां पर संकल्प 5.0 भी है और संकल्प 4.0 भी है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट अगर लग रहा है कि हाँ भाई इसमें है क्या कोर्स में, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कॉन्टैक्ट नंबर है ना, वो आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में, वहां पर आप कॉल कर लो और फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो बात कुछ ऐसी है कि डीआरडीओ भवन जो दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली बेस्ड जो हेडक्वार्टर है हमारे प्रीमियर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का, अब उसमें रिफॉर्म्स को लेकर के एक बार फिर से बातचीत गर्मा गर्मी स्टार्ट हो गई है। पहले 2 साल पहले ये बातचीत हुई थी, पर एक बार फिर उसको क्या ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब पीएमओ ने लीड रोल प्ले किया। पीएमओ की तरफ से हाईएस्ट ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट्स रिलीज हुए हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रीस्ट्रक्चर प्लान पे काम करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैंने बताया कि डेट सीधी सीधी 1 जनवरी 2026 डिसाइड कर दिया। इसका सीधा असर देखो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आप आज देखो कि हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं रशिया से इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स पे, डिफेंस इक्विपमेंट्स पे, इसराइल से इंपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए से हम डील करते रहते हैं। सो द पॉइंट इज कि हम हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को क्यों नहीं एक्सपेंड कर रहे हैं? क्यों डीआरडीओ अभी भी वो उस तरीके की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा है जो कि 1991 से पहले, एलपीजी पॉलिसी से पहले हुआ करते थे? तो यहां पर हमें इसमें रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है जो समय की डिमांड को पूरा कर सके। तो पीएमओ की तरफ से जो बात बोली गई है उसमें यह है कि 9 मेंबर की एक कमिटी जिसको लीड किया था प्रोफेसर के विजय राघवन, तो उनके द्वारा लेट 2023 में रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। इस रिपोर्ट का नाम आप देख सकते हैं, रीडिफाइनिंग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें मेन टारगेट ये था कि डीआरडीओ को अप टू द मार्क हम तैयार करें और जो भी लैक्यूनाज है, जो भी कमियां हैं उनको हम ठीक कर सके। शुरुआत में ये पूरी प्रोग्रेस रोक दी गई थी। इसमें मेन जो रेजिस्टेंस आया था, मेन जो ऑपोजिशन आया था, वो डीआरडीओ में काम करने वाले जो डिफेंस साइंटिस्ट थे उनके द्वारा, कि भाई कैसे भी करके अगर ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं तो डीआरडीओ की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशन रन होता है वो चीजें इतनी जल्दबाजी में चेंज थोड़े ना हो सकती है। कई ऑब्जेक्शंस आए, तो कुल मिलाकर के रिपोर्ट जो थी वो अबेयंस में चली गई, बिल्कुल साइडलाइन कर दी गई। लेकिन पिछले 1 महीने से जब से पीएमओ ने इस मामले में अपनी संज्ञान लेनी स्टार्ट की है, तब से अब सिचुएशन बदल रही है। और अब आप देख लो कि पीएमओ की तरफ से जो स्टेटमेंट रिलीज किए गए ना, एक सीनियर ऑफिशियल जो कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा यह बात बोली गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? ये वो ऑफिसर है जिनके द्वारा इसरो में भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, जहां पर प्राइवेटाइजेशन स्टार्टअप्स को इनको मौका मिला। और सिमिलर मैनर में बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहां पर हम एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक सेगमेंट से रिलेटेड रिसर्च का काम करते हैं, आप खुद देखोगे वहां पर रिफॉर्म्स लाए गए, जिसका नतीजा आज इंडिया इसरो और यहां पर बार्क वाले सेगमेंट में बहुत आगे निकल चुका है। तो ऐसे में हमें डीआरडीओ को भी एक तरीके का रिवैम्प देने की जरूरत है और यह बात के विजय राघवन कमेटी के द्वारा अपनी तरफ से सजेस्ट की जा चुकी है। टारगेट यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फालतू की चीजें बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट कर रही हैं। एक जमाना ऐसा था जब टूथपेस्ट की डिजाइन तैयार करने में डीआरडीओ लगा हुआ था, ये भी रिपोर्ट्स बोलती हैं। अब आप सोचो, डीआरडीओ टूथपेस्ट तैयार करने के लिए एस्टैब्लिश हुआ था क्या?
अब प्राइवेट सेक्टर को लाने की बात हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को अगर पूरा करना है तो प्राइवेट सेक्टर को तो इन्वॉल्व करना होगा ही। आज ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो डिफेंस का कितना लेन देन होता है, तो हम क्यों नहीं उस मार्केट को कैप्चर करें। रही सही में यूएसए के द्वारा जो एक्शन लिए गए हैं उसके चलते आप यूरोपियन कंट्रीज को देख लो या यूएसए की जो अलाई कंट्रीज हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें सस्ते में डिफेंस इक्विपमेंट कौन दे सकता है, क्योंकि उनके खुद के यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में उन लोगों को भी एक सहारा चाहिए, वो हमारे लिए एक अच्छा स्पेस है। बार्क में देखो प्राइवेटाइजेशन इतना नहीं हो पाया था क्योंकि एटॉमिक सेगमेंट होता है, तो वहां पर आपको पता है बहुत सारे सेंसिटिविटीज कई चीजें होती है, बट यस वहां पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिला जब से ये रिफॉर्म्स की बात हुई। तो बोले जब इसरो और बार्क में ही हो सकता है तो डीआरडीओ कोई अलग थोड़े ना है, तो डीआरडीओ को भी चेंज किया जाए। इसमें मेन टारगेट ये है कि एक तो जो कोई भी काम डीआरडीओ को मिले उन प्रोजेक्ट्स को डिले ना होने दिया जाए, क्योंकि अभी के टाइम पे डीआरडीओ को वैसे तो प्रेज मिला था, आपको ध्यान है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आकाश, ब्रह्मोस इन मिसाइल्स का यूज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को बिल्कुल घुटनों में ला दिया हमने 4 दिन के अंदर अंदर, और पाकिस्तान के अटैक्स को भी बिल्कुल न्यूट्रलाइज हमने कर दिया। बट पॉइंट इज कि हम अगर दूसरी तरफ नजर डालें तो प्रोजेक्ट्स डिले पे डिले होते चले जा रहे हैं, तो उस डिले को हमें रेक्टिफाई करना जरूरी है। एकदम एजाइल इंस्टीट्यूशन हमें डेवलप करना है, तो ऐसे में 68th फाउंडेशन डे जो होगा डीआरडीओ का, ये यहां पर एक डेडलाइन डिसाइड कर दी गई है। अब विजयन कमेटी जो है जिसके द्वारा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसमें जो डिले का कारण बताया कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें डिले क्यों होते हैं। एक तो देखो डीआरडीओ के इंटरनल इश्यूज बहुत सारे हैं, जैसे इनके पास में कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रॉपर्ली नहीं अवेलेबल है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेजेस पे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं वो नहीं लिए जा रहे, जिसका नतीजा ये है कि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा। रिमेनिंग 17-18% का जो डिले होता है उसकी वजह से कि बोले हमारी आर्म फोर्सेज है ना, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम के साथ में बदलती रहती है। सो द पॉइंट इज कि अगर जल्दी से आप प्रोजेक्ट पे काम कर दोगे तो आर्म फोर्सेज भी जो उनको सप्लाई मिलनी चाहिए मिलती रहेगी, और वो फिर रिपीटेडली चेंजेस को भी नहीं जाएंगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में इनमें टाइम लगता है, राइट। तो सो द पॉइंट इज यहां पे इशू ये आ रहा है कि जो डिले हो रहा है उसमें इंटरनल और आर्म फोर्सेस दोनों सेगमेंट से आ रहा है, बट इंटरनल वाला जो इशू है डीआरडीओ का खुद का, वो 60% तक का डिले कर रहा है। इस पर काम करना जरूरी है। इसके अलावा रही सही में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ये आपको पता है कि लाल फीताशाही, जहां पर ब्यूरोक्रेट्स की एंट्री हो गई वो फिर जल्दी से काम न करने की बजाय पोस्टपोन पे पोस्टपोन करते चले जाते हैं। नतीजा हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने का डर होता है। ये 2022 की रिपोर्ट है, आप देखिए कि डीआरडीओज मिशन मोड प्रोजेक्ट प्लैग्ड बाय डिले एंड परफॉर्मेंस इशू, स्कैटिंग कैग रिपोर्ट। अब आप कैग की रिपोर्ट के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ बहुत बुरा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, तो ये रिफॉर्म रीस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी हो जाती है। अब पॉइंट ये है कि जो विजय राघवन कमेटी है इसके द्वारा किन चीजों में चेंजेस की बात की गई है, तो देखो एक्सपेक्टेड ये है कि 2 मेन ऐसे वर्टिकल्स पिक किए जा रहे हैं जहां पर चेंजेस आएंगे। एक तो पहला तो है जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन है ना, डीडीएसटीआई, उसके अंदर चेंजेस आएंगे। वो क्या चेंज आने वाले हैं कि एक तो डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है उसको एकेडमिक्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने का काम करेगा ये डिपार्टमेंट, ध्यान रख लेना। इस डिपार्टमेंट का मेन काम रहेगा प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करना डिफेंस की तरफ। तो पहला रिफॉर्म क्लियर है। दूसरा जो वर्टिकल है जिसमें चेंजेस लाने की बात आ रही है वो रही है कि अभी जो डीआरडीओ के चेयरमैन होता है ना, वो आप देखोगे कि सेक्रेटरी भी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेगमेंट में भी वो काम कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बंदे को 2 पोजीशन आपने दे रखी है, तो उसके चलते हैं एक तो ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन आ रहा है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा कि सेक्रेटरी अलग होंगे और आर&डी के लिए जो आप कह सकते डीआरडीओ के जो चेयरपर्सन है उनका रोल अलग होगा, समझ गए। तो इस वजह से फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एक ही बंदे के ऊपर एक्स्ट्रा लोड है तो वो डिले करते जा रहे हैं। तो डीडीएसटीआई जो है वो अब क्या देखेगा, डीडीएसटीआई का मैंने बताया कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है डिफेंस में उसको एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम और प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ डीआरडीओ की जो भी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, जैसे कि नंबर 1 एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, नंबर 2 सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन, नंबर 3 सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च, ये टोटल 3 इंस्टीट्यूशन है। इन तीनों को अब ओवरव्यू करने वाला है, ओवरसी करेगा डीडीएसटीआई, समझ गए। वहीं दूसरी तरफ गैलियम आर्सेनाइड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर और उसके अलावा जो डीआरडीओ की रिमेनिंग जितनी भी हमारे देश में लेबोरेटरीज है वो उन सबको मिलाकर के आप देखोगे कि अब डीआरडीओ के चेयरमैन देखने वाले हैं, जिनको यहां से फ्री किया जा रहा है सेक्रेटरी वाले रोल से, ठीक है। तो आप देखो ये जो डीआरडीओ के चेयरमैन है उनके अंडर में क्या क्या आ गया, गैलियम आर्सेनाइड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ की जो डिफरेंट लेबोरेटरीज है वो,
इसके अलावा एरो इंजन, रडार, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके ऊपर अब फोकस किया जाएगा डीआरडीओ चेयरमैन के द्वारा। तो इस तरीके से इनका वर्कलोड उधर से खत्म कर दिया गया मिनिस्ट्री की तरफ से, तो अब ये प्रॉपर काम अपने लेवल पे कर पाएंगे। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो, ये जो असेसमेंट किया गया है विजय राघवन कमेटी के द्वारा, इसका मेन टारगेट यही है कि एक तो देखो डीआरडीओ को बजट रीअलोकेशन टाइमली मिलना जरूरी है। दूसरा, जो बजट होता है उसमें बड़ी बायसनेस है। अभी क्या है, डीआरडीओ की हैदराबाद वाली और बेंगलुरु वाली जो लेबोरेटरीज है ना, उनको सबसे ज्यादा बजट अलोकेट कर दिया जाता है, और रिमेनिंग जो कंट्री के अंदर डीआरडीओ के डिफरेंट लेबोरेटरीज हैं उनको बजट एलोकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, उनको पैसा ही नहीं मिलता। इस वजह से एक रीजनल इंबैलेंस हो रहा है। तो इस रीजनल इंबैलेंस को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो करेक्शन कैसे किया जा रहा है? देखो, मेन टारगेट मैंने बताया कि जो इंबैलेंस है बजट को लेकर के वो ठीक करना है, एफिशिएंसी लेकर के आनी है। तो अभी डीआरडीओ के एग्जिस्टिंग 41 लेबोरेटरीज, अब आप सोचो 41 में केवल हैदराबाद और बेंगलुरु वालों को बजट ज्यादा मिलता है, तो ये एक रीजनल इंबैलेंस और बहुत ज्यादा बायसनेस शो कर रहा है। तो अब क्या किया जाएगा, इन 41 को रिड्यूस करके केवल 10 लेबोरेटरीज में कन्वर्ट किया जाएगा, जिनमें जो लोकेशन रहेगी वो है दिल्ली, पुणे, विशाखापट्टनम, जिसको विजाग भी बोलते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, देहरादून, चेन्नई, ये आ गए, ठीक है। और 2 हैदराबाद में लेबोरेटरी, 2 बेंगलुरु में। अब इन सबको देख दिया जाएगा एवरेज, अपना खुद का जो भी बैलेंस बनेगा उसके अकॉर्डिंग बजट रीअलोकेशन। इसके अलावा देखा जाए तो 4 नेशनल टेस्टिंग फैसिलिटीज और डेवलप की जाएंगी। भाई सीधी बात है, आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हो तो उसको फिर बाद में चेक भी तो करना है, टेस्ट भी तो करना है, तो उसके लिए आपके पास में टेस्टिंग फैसिलिटीज होना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर के डीआरडीओ के पास में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग पूरी आती है, पर उस मशीनरी को हमें रिफॉर्म करना जरूरी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बनी हुई है। तो ये रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, हम जब डिफेंस कैपेबिलिटीज को हम खुद अपने लेवल पे डेवलप करने की बात करें। साथ ही साथ हमें ये देखने की जरूरत है कि आज प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं आता है जल्दी से आगे, क्यों स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना डिफेंस में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है जितना हम चाहते हैं। उसके पीछे कारण है कि जमीन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए। ये तो सारा का सारा गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उनके पास में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए खोल दी जाए तो कितना बेनिफिट हो सकता है। क्यों, यही चीज यहां पर मेन टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल एंड डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जो डीआरडीओ के अंडर में काम करते हैं, उनको भी अब मर्ज करने की बात हो रही है कि बोलो जब दोनों में ओवरलैपिंग ही हो रही है तो एक ही एजेंसी बना दो, जिससे कि काम एकदम प्रॉपर्ली काम अच्छे से हो सके, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी इंश्योर हो सके। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही गजब का एक अल्टीमेटम है जो कि वाकई में पॉजिटिव वाइब देने वाला है। अब इसके एग्जीक्यूशन टाइमली मैनर में हो जाए तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को प्रमोशन देना, ये हमें डेफिनेटली इंडिया को अच्छे लेवल पे ले जाने में काम करेगा। इसमें बहुत रेयर डाउट आता है, कारण कि प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन रहता है, और जब फंड्स, रिसोर्सेज की फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट वाली अवेलेबल होगी प्राइवेट सेक्टर के लिए तो डेफिनेटली आउटकम पॉजिटिव देगा। बट अगेन प्रॉपर रेगुलेशन होना जरूरी है। वैसे देखा जाए तो इसरो जो ऊंचाइयां छू रहा है उसमें आज प्राइवेट सेक्टर अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दे रहा है। तो यही मेन चीज यहां पर डीआरडीओ में रेप्लिकेट करने की डिमांड पहले से होती आई है, बट अब ये बात एक डेडलाइन में भी कन्वर्ट हो चुकी है। देखते हैं होता है क्या, होना जरूरी है। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।